हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी फॉर हिंदी साहित्य में। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 हिंदी पेपर सेकेंड। गाइज, मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप सभी के लिए यूजफुल रहे और एग्जाम्स की दृष्टि से भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो गाइज, चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट परीक्षा जून 2013 हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र। तो गाइज, चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, वट पीपल के लेखक कौन है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या फिर राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वट पीपल के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइज, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं। ऑप्शन है महीप सिंह, कमलेश्वर, मोहन राकेश या फिर राजेंद्र यादव। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुरस्कर्ता जो समांतर कहानी के पुरस्कर्ता हैं वो हैं कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, शेष यात्रा की लेखिका कौन है? ऑप्शन है उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा या फिर मन्नू भंडारी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेष यात्रा की लेखिका उषा प्रियमवदा हैं। प्रश्न संख्या 4 है, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसादा तासी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, कुमारपाल प्रतिरोध के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभ सूरी या फिर विद्याधर। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ आंसर सी, सोमप्रभ सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभु सूरी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? ऑप्शन है अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन, पहला गिरमिटिया। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हुआ ऑप्शन बी, एक साहित्यिक की डायरी उपन्यास विधा की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से कौन नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? ऑप्शन है रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्यों में मुख्यतः 3 व्यक्ति थे और वो थे रामनारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। रामचंद्र शुक्ल इसमें सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न संख्या 8 है, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आदर्श नहीं है? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या फिर मध्वाचार्य। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैष्णव भक्ति का आचार्य शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्य वैष्णव भक्त आचार्य नहीं थे। इन्होंने
ज्ञान और भक्ति और निर्गुण और सगुण के विरोध की स्थापना करते हुए निर्गुण ब्रह्मा से ही ज्ञान को संबद्ध किया। इन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रवर्तन किया और स्मार्त संप्रदाय की स्थापना की तथा इसमें पंचदेव उपासना की व्यवस्था की। रामानुजाचार्य वैष्णव भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जगनीक की रचना कही जाती है। ऑप्शंस हैं विशलदेव रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो या फिर आल्हा खंड। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। गाइज इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे पर मतलब होता है दूसरों और मार मतलब होता है दूसरों की संपत्ति, और इसका हम अगर अर्थ लेंगे तो हो जाएगा कि दूसरों की अगर हम कुछ भी चुरा लेते हैं तो हमको रात भर जगना पड़ता है। इसलिए यानी कि जब चोर रहता है दूसरों का माल चुराता है, यानी कि वो रात भर जग कर उसकी रखवाली करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पर माल रासो यानी कि जगनी, दूसरों की माल की रक्षा हमको जग कर करनी है, यानी कि परमाल रासो के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे जगनीक। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है नैमिष राय, माता प्रसाद, कमल भारती या फिर सूरजपाल चौहान। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माता प्रसाद। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक माता प्रसाद हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, राम की शक्ति पूजा की यौगिक प्रक्रिया का स्रोत क्या है। ऑप्शंस हैं वेदांत, योग वशिष्ठ, नव वेदांत या फिर हठ योग। तो गाइज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, नव वेदांत। राम की शक्ति पूजा निराला की लंबी कविता है। यह नव वेदांत यौगिक प्रक्रिया पर आधारित है तथा इसका प्रेरणा स्रोत कृतवासी रामायण है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है। ऑप्शंस है भारत भूषण अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रभाकर माचवे या फिर गिरिजा कुमार माथुर। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भवानी प्रसाद मिश्र। तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तार सप्तक 1993 ईस्वी से प्रयोगवाद का जन्म माना जाता है। अन्य सप्तक जो कि दूसरा सप्तक है वो 1951 ईस्वी, और जो तीसरा सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1959 ईस्वी, और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी माना जाता है। इन चारों सप्तकों के संपादक अज्ञेय जी हैं और चारों में 7 कवियों की रचनाओं का संकलन किया गया है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरा सप्तक के कवि हैं, जबकि अन्य सभी तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला है, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है। ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, रामदरस मिश्र, राम कुमार वर्मा या शिव मंगल सिंह सुमन। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ। ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है। ऑप्शंस हैं नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी को प्रायः छायावादी, स्वच्छंदवादी,
सौष्ठववादी, रसवादी तथा अध्यात्मवादी समीक्षक कहा जाता है। इन्होंने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। आधुनिक इतिहास, नया साहित्य, नए प्रश्न, प्रकीर्णिका इत्यादि इनकी समीक्षात्मक कृतियां हैं। तो गाइस, आपको पता चल ही गया होगा कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है, तो वो है नंद दुलारे वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? ऑप्शन है मधु कांकरिया, अनामिका, उषा राजे सक्सेना या फिर मृणाल पांडे। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है गाइज, इस प्रश्न को एनटीए ने जांच से बाहर कर दिया है, क्योंकि अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, इसके जो लेखक हैं वो उर्दू साहित्यकार कुर्तुलून ए हैदर हैं, और जो मृणाल पांडे की रचना है, इनके रचना का नाम है रास्तों पर भटकते हुए, और मधु कांकरिया का रचना का नाम है अंतहीन मरुस्थल। अनामिका की रचना का नाम है अवान्तर कथा, और उषा राज सक्सेना जी की रचना का नाम है इंद्रधनुष की तलाश में। और अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो, इसके लेखक हैं उर्दू साहित्यकार कुर्तुलून ए हैदर। और हमारा अगला प्रश्न है अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पक्ति है? ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, राम नरेश त्रिपाठी या फिर नरेंद्र शर्मा की। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। आनंद कादम्बिनी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं बाबू महादेव सेठ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका प्रसाद व्यास। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आनंद कादम्बिनी के संस्थापक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह या शैलेश मटियानी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोबर गणेश उपन्यास के लेखक रमेश चंद्र शाह हैं। अगला प्रश्न है फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण क्या है? ऑप्शन है कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ या फिर ये सभी। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ये सभी। फादर कामिल बुल्के को हिंदी साहित्य में महत्व दिए जाने का कारण है कोश निर्माण, रामकथा लेखन, तुलसी साहित्य के विशेषज्ञ, ये सभी। फादर कामिल बुल्के का जन्म 1909 ईस्वी में बेल्जियम में हुआ था। रामकथा का विकास पर शोध कार्य किया। रामकथा उत्पत्ति और विकास, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, मुक्तिदाता, नया विधान, नीलाक्षी, बाइबिल का हिंदी अनुवाद तथा तुलसी साहित्य पर इन्होंने विशेष कार्य किया। 1982 ईस्वी में दिल्ली में इनका निधन हो गया। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। आत्माराम की टे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं। ऑप्शन है गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल कुमुद गुप्त। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आत्माराम की टे निबंध में आत्माराम के जो प्रतीक हैं वो हैं बाल कुमुद गुप्त। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाशन के अनुसार इन आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? गाइस, हमारा पहला ए ऑप्शन है कि प्रेमचंद और उनका युग,
हिंदी साहित्य के 80 वर्ष छायावाद हिंदी नवरत्न। गाइस ऑप्शन बी है हिंदी नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष छायावाद। ऑप्शन सी है हिंदी साहित्य के 80 वर्ष छायावाद हिंदी नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग छायावाद हिंदी नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। तो गाइज हिंदी नवरत्न इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी माना जाता है। प्रेमचंद और उनका युग का प्रकाशन वर्ष 1952 ईस्वी है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इसका प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी है और छायावाद इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी है। तो गाइस इसके हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी हिंदी नवरत्न प्रेमचंद और उनका युग हिंदी साहित्य के 80 वर्ष और छायावाद। हमारा अगला प्रश्न है गाइस, प्रश्न संख्या 22, जन्म के आधार पर इन निबंधकारों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय या डॉक्टर संपूर्णानंद। ऑप्शन बी है वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन सी है भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल। ऑप्शन डी है डॉक्टर संपूर्णानंद, रामवृक्ष बेनीपुरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, भगवत शरण उपाध्याय। तो गाइस जन्म के आधार पर जो सही अनुक्रम है वो है डॉक्टर संपूर्णानंद, 1890 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। दूसरे नंबर पर आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, 1896 ईस्वी, वासुदेव शरण अग्रवाल 1904 ईस्वी, भगवत शरण उपाध्याय 1908 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। तो गाइज इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन डी। तो गाइज हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, प्रकाशन वर्ष के आधार पर इन उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा। ऑप्शन बी है आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका। ऑप्शन सी है सूरजमुखी अंधेरे के, चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका या आपका बंटी। ऑप्शन डी है चित कोबरा, रुकोगी नहीं राधिका, आपका बंटी, सूरजमुखी अंधेरे के। तो गाइस जो रुकोगी नहीं राधिका इसका प्रकाशन वर्ष है 1967 ईस्वी और उसके उपन्यासकार जो हैं वो हैं उषा प्रियमवदा। आपका बंटी का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी और इसके उपन्यासकार हैं मन्नू भंडारी। सूरजमुखी अंधेरे के इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी और इसके उपन्यासकार हैं कृष्णा सोबती। चित कोबरा 1979 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शंस है ऑप्शन ए है विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त या फिर राजश्री। ऑप्शन बी है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, राजश्री या फिर विशाख। ऑप्शन सी है राजश्री, विशाख, अजातशत्रु या फिर स्कंदगुप्त। ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त, राजश्री, विशाख या फिर अजातशत्रु। तो गाइस इसका सही अनुक्रम होगा राजश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजातशत्रु 1922 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी राजश्री, विशाख, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 25 है जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा या सुनीता। ऑप्शन बी है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी या फिर सुखदा। ऑप्शन सी है कल्याणी, सुखदा, सुनीता या फिर त्यागपत्र। ऑप्शन डी है सुखदा, सुनीता, त्यागपत्र या फिर कल्याणी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी।
सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी और सुक्ता का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1952 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। काल के अनुसार निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है भामा, दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त। ऑप्शन बी है दंडी, आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त या फिर भामा। ऑप्शन सी है आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त, भामा या फिर दंडी। ऑप्शन डी है अभिनवगुप्त, भामा, दंडी या फिर आनंदवर्धन। तो गाइस भामा का जो समय है वो है 6वीं शताब्दी और इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है काव्यालंकार। और जो दंडी है इनका समय है 7वीं शताब्दी और इनकी रचना का नाम है काव्यादर्श। आनंदवर्धन 9वीं शताब्दी और आनंदवर्धन का जो रचना है वो है ध्वन्यालोक। और अभिनवगुप्त इनका काल है 10वीं या 11वीं शताब्दी और इनकी रचना मानी जाती है ध्वन्यालोक लोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए भामा, दंडी, आनंदवर्धन और अभिनवगुप्त। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 27। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णित छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है वसंत तिलक का, मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा। ऑप्शन बी है मंदाक्रांता, शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका। ऑप्शन सी है शार्दूल, विक्रीडित, इंद्रवज्रा, वसंत तिलका या फिर मंदाक्रांता। ऑप्शन डी है इंद्रवज्रा, वसंत तिलका, मंदाक्रांता या फिर शार्दूल विक्रीडित। तो जो इंद्रवज्रा है इसका क्रम है इंद्रवज्रा में 11 वर्ण होते हैं और वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। तो गाइज इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी इंद्रवज्रा, जिसमें हमने पढ़ा कि 11 वर्ण होते हैं, फिर वसंत तिलका, मंदाक्रांता, शार्दूल विक्रीडित। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। आदिकाल के निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर सरहपा। ऑप्शन बी अमीर खुसरो, विद्यापति, सरहपा या फिर गोरखनाथ। गाइस सी ऑप्शन है सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। ऑप्शन डी है विद्यापति, सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो। तो गाइस सही अनुक्रम होगा सरहपा 769 ईस्वी, गोरखनाथ 845 ईस्वी, अमीर खुसरो 1225 ईस्वी और विद्यापति 1350 ईस्वी। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी सरहपा, गोरखनाथ, अमीर खुसरो, विद्यापति। प्रश्न संख्या 19 है स्थापना के आधार पर इन हिंदी संस्थानों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा साहित्य अकादमी। ऑप्शन बी है हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारणी सभा। ऑप्शन सी है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग। ऑप्शन डी है साहित्य अकादमी, काशी नागरी प्रचारणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए काशी नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना जो है 1893 ईस्वी में काशी में हुआ था और हिंदी साहित्य सम्मेलन
जो प्रयाग का स्थापना वर्ष हुआ था वो है 1910 ईस्वी और इसका स्थान था इलाहाबाद। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का स्थापना वर्ष है 1936 ईस्वी और इसका स्थान है वर्धा। और साहित्य अकादमी का स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी है और इसका स्थान है नई दिल्ली। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन ए है सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास। ऑप्शन बी है कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ऑप्शन सी है परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास या फिर सूरदास। ऑप्शन डी है कृष्णदास, कुंभनदास, सूरदास या फिर परमानंद दास। तो गाइज जन्म के अनुसार जो कवियों का सही अनुक्रम होगा वो है कुंभनदास, इनका जन्म 1468 ईस्वी, सूरदास इनका जन्म 1478 ईस्वी और परमानंद दास इनका जन्म काल 1493 ईस्वी और कृष्णदास इनका 1496 ईस्वी जन्म है। तो इस हिसाब से हमारा जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। हमारा अगला प्रश्न है गाइज प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित भाषा रूपों और उनके प्रयोक्ताओं को सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन हैं दक्षिणी, कोसली, ब्रजबुली, संधा भाषा और सूची 2 के जो ऑप्शन है वो हैं दामोदर पंडित, कुतुब शाह, सरहदपाद, शंकर देव अवतरे, कुतुबन। तो गाइज दक्षिणी भाषा के जो प्रयोक्ता माने जाते हैं वो हैं कुतुब शाह और कोसली भाषा रूप के जो प्रयोक्ता हैं वो हैं दामोदर पंडित और ब्रजबुली भाषा रूप के प्रयोक्ता हैं शंकर देव अवतरे। संधा भाषा के प्रयोक्ता हैं सरहपाद या सरहपा और जो कुतुबन हैं इनका भाषा रूप है अवधी। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों से सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन है हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और सूची 2 के ऑप्शन है रामस्वरूप चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो गाइज जो हिंदी साहित्य का अतीत है इसके इस जो ग्रंथ है इसके 2 भाग हैं और हिंदी साहित्य का अतीत इसके लेखक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इसके लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इसके लेखक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शन हैं बीजक, अखरावट, भक्तमाल, श्याम सगाई और सूची 2 के ऑप्शन हैं जायसी, कबीर, नंददास, नाभादास, हित हरिवंश। तो जो बीजक है इसके रचनाकार माने जाते हैं कबीर दास, अखरावट के रचनाकार जायसी, भक्तमाल इनके रचनाकार है नाभादास और श्याम सगाई जो रचना है ये रचना है नंददास की और हित हरिवंश का रचना है हित 84। तो इस हिसाब से जो हमारा सही उत्तर होता है गाइज वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची एक के ऑप्शन है छत्रसाल दशक, कवि कुल कल्पतरु, भाव विलास, इश्कलता। सूची दो के ऑप्शन हैं घनानंद, देव, भूषण, चिंतामणि, सूरदास। तो छत्रसाल दशक, इसके रचनाकार भूषण हैं। कवि कुल कल्पतरु, इसके रचनाकार हैं चिंतामणि। भाव विलास, इसके रचनाकार हैं देव। इश्कलता और इसके रचनाकार हैं घनानंद। नल दमन, ये रचना है सूरदास का। तो गाइज इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित काव्य छंदों को उनके प्रयोक्ता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन हैं सोनेट, हाइकू, सवैया, कवित। सूची दो के ऑप्शन हैं अज्ञेय, त्रिलोचन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मंगलेश डबराल। तो सोनेट, इसके प्रयोक्ता त्रिलोचन हैं। हाइकू, इसके प्रयोक्ता अज्ञेय हैं। सवैया, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और कवित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इसके प्रयोक्ता हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के साथ उनके कवियों को सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शंस हैं चिर सजग आंखें उन्नीदी आज कैसा व्यस्त बना। ऑप्शन बी है रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेंदु बिंबनना। और ऑप्शन सी है वेद ने तू भी भली बनी। ऑप्शन डी है सुरम्य रम्य रस राशि रजिते। इन सूची दो के ऑप्शन हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चीर सजग आंख उनिंदी आज कैसा व्यस्त बाना, इसके जो रचयिता हैं इन पंक्तियों के वो हैं महादेवी वर्मा। रूपोध्यान प्रफुल्ल प्राय, कलिका राकेंदु बिंबानना, इसके जो रचयिता हैं इन पंक्तियों के वो हैं हरिऔध। वेद ने तू भली बनी, इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। सुरम्य रम्य रस राशि रंजिते, इसके जो रचयिता हैं वो हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका एक प्रसिद्ध पंक्ति है वो है नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन हैं बंधन अपने अपने, सिंदूर की होली, अशोक का शोक, नायक खलनायक विदूषक। और सूची दो के ऑप्शन हैं सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, राम कुमार वर्मा। तो बंधन अपने अपने, इसके जो नाटककार हैं वो हैं शंकर शेष। सिंदूर की होली के नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अशोक का शोक के नाटककार हैं राम कुमार वर्मा। नायक खलनायक विदूषक, इसके जो नाटककार हैं वो हैं सुरेंद्र वर्मा। और मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, तो गाइस चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित कहानियों को उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची एक के ऑप्शन है लाल बाल पाल की बेगम। और बी ऑप्शन है एक औरत की जिंदगी, लंदन की एक रात, शव यात्रा। सूची दो के ऑप्शन है रामदरस मिश्र, निर्मल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु, श्रीकांत वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद। तो गाइज लाल पाल की बेगम ये कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। एक औरत की जिंदगी, इसके कहानीकार हैं रामदरस मिश्र।
लंदन की एक रात, इसके कहानीकार हैं निर्मल वर्मा। शव यात्रा के कहानीकार हैं श्रीकांत वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 के ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। ऑप्शन बी है श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अभिव्यक्ति हो जाना। ऑप्शन सी है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और ऑप्शन डी है पंडिताई भी एक बोझ है। और सूची 2 के ऑप्शन से हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बाल कुमुद गुप्त, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद। तो भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं रामचंद्र शुक्ल। और श्रद्धेय बनने का मतलब है नॉन पर्सन अव्यक्ति हो जाना, इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वो हैं हरिशंकर परसाई। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। पंडिताई भी एक बोझ है, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और बाल कुमुद गुप्त का एक प्रसिद्ध पंक्ति है और वो है यह विचार वैसा ही बेतुका है जैसा अभी वर्षा में होली गाई जाती थी। हमारा इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 40, निम्नलिखित अवधारणाओं के साथ उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए। तो गाइस सूची 1 के ऑप्शन हैं सहृदय, साधारणीकरण, मधुमती भूमिका, अर्थ की लय। सूची 2 के ऑप्शन हैं भटनायक, आनंदवर्धन, जगदीश गुप्त, केशव प्रसाद मिश्र, अभिनव गुप्त। तो सहृदय के संस्थापक हैं आनंदवर्धन, साधारणीकरण के संस्थापक हैं भटनायक, मधुमती भूमिका इसके संस्थापक हैं केशव प्रसाद मिश्र, अर्थ की लय इसके जो संस्थापक हैं वो हैं जगदीश गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 41 है। तो गाइस स्थापना दिया हुआ है उपमान को अप्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है। और इसका तर्क दिया गया है यह स्थापना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, अर्थात यह नवीन सिद्धांत है। तो गाइज इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है कि ए सही आर गलत, और बी ऑप्शन है ए गलत आर सही, और सी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, और डी ऑप्शन है कि दोनों ही गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए गलत है और आर सही है। उपमान को अप्रस्तुत तथा उपमेय को प्रस्तुत विधान मानना नवीन सिद्धांत है। और यहाँ पर दिया गया है कि उपमान को प्रस्तुत विधान मानना हिंदी का प्राचीन सिद्धांत है, इसलिए वो गलत है। ठीक है, इसकी स्थापना रामचंद्र शुक्ल ने की है, अतः एक गलत है, लेकिन जो आर है तर्क दिया गया वो सही है। प्रश्न संख्या 42, स्थापना दिया गया है अस्तित्ववाद विज्ञान विरोधी दर्शन है, और इसका तर्क दिया गया है गाइज कि यह चयन की अगाध छूट देता है और अराजकता, अनास्था तथा अस्तित्व स्वच्छंदता को प्रश्रय देता है। विज्ञान का भी यह अधसमर्थन नहीं करता। ऑप्शन ए है दोनों सही हैं, और बी है दोनों गलत है, और ऑप्शन सी है ए सही आर गलत है, और ऑप्शन डी है कि ए गलत और आर सही है। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, स्थापना दिया गया है काव्य का सर्वस्व है काव्या अलंकार, इसके रहते अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। और इसका तर्क दिया गया है कि काव्यालंकार में
रस ध्वनि, रस वदलंकार आदि समस्त संप्रदायों का स्वतः सन्निवेश हो जाता है, वही सच्चे अर्थों में शोभा कारक धर्म है। तो गाइज इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन है दोनों सही, बी ऑप्शन है दोनों गलत, सी है ए सही आर गलत और डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर होगा और वो होगा ऑप्शन बी, दोनों ही बातें गलत हैं। काव्य का सर्वस्व रस, छंद, अलंकार सभी हैं, न कि सिर्फ काव्यालंकार। काव्यालंकार में सिर्फ अलंकार समाहित होता है, अन्य कोई भी सिद्धांत नहीं। इसीलिए ये दोनों ही बातें ऊपर में जो दी गई हैं वो गलत हैं। प्रश्न संख्या 44, स्थापना दिया गया है। बिंब का मुख्य ध्येय होता है वर्ण विषय का इंद्रिय प्रतिबिंबन। और तर्क दिया गया है गाइस कि बिंब विधायक रचनाकार ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने भावों का सम्मूर्तन करके उनका संप्रेषण करता है और अपने बिंब से पाठक को जोड़ता है। ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए सही आर गलत, ऑप्शन बी ए गलत आर सही, ऑप्शन सी दोनों सही और ऑप्शन डी दिया गया है कि दोनों गलत। तो गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही बातें सही हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, स्वच्छंदवाद न छायावाद है न रहस्यवाद। और इसका तर्क दिया गया है कि यह शास्त्रीय जड़ता की प्रतिक्रिया से उत्पन्न वैयक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति की उपज है। ऑप्शन दिया गया है ए है दोनों सही और बी है दोनों गलत, ऑप्शन सी है ए सही आर गलत और ऑप्शन डी है ए गलत आर सही। तो गाइज इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दोनों ही बातें सही हैं। स्वच्छंदतावाद एक स्वतंत्र काव्यधारा मानी जाती है। पाश्चात्य प्रभाव स्वरूप इसका विकास भारतीय शास्त्रीय जड़ता के विरोध स्वरूप हुआ था। रामचंद्र शुक्ल श्रीधर पाठक को स्वच्छंदतावाद का जनक मानते हैं, अतः दोनों ही बातें सही हैं। तो गाइज हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो प्रश्न संख्या 46 से 50 है वो अवतरणों को पढ़कर हमें इसके उत्तर देने हैं। तो गाइज चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग निश्चयात्मिकता बुद्धि को चाहे व्यक्त हो पर प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं। वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। शील की विभूतियाँ अनंत रूपों में दिखाई पड़ती है। मनुष्य जाति ने जब से होश संभाला तब से वह इस अनंत रूपों को महात्माओं के आचरणों तथा आख्यानों और चरित्र संबंधी पुस्तकों में देखती चली आ रही है। अब इन रूपों पर मनुष्य मोहित होता है, तब सात्विक शील की ओर आप से आप आकर्षित होता है। शून्य सिद्धांत वाक्यों में कोई आकर्षण शक्ति या प्रवृत्तिकारिणी क्षमता नहीं होती। सदा सत्य बोलो, दूसरों की भलाई करो, क्षमा करना सीखो। ऐसे सिद्धांत वाक्य किसी को बार बार बकते सुन वैसा ही क्रोध आता है जैसे किसी बेहुदे की बात सुनकर। जो इस प्रकार की बातें करता चला जाए उससे चट कहना चाहिए, बस चुप रहो, तुम्हें बोलने की तमीज नहीं। तुम बच्चों या कोल भीलों के पास जाओ, ये बातें हम पहले से जानते हैं। मानव जीवन के बीच हम इसके सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। यदि तुम्हें दिखाने की प्रतिभा या शक्ति हो तो दिखाओ, नहीं तो चुपचाप अपना रास्ता लो। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। अनुभवात्मक मन को आकर्षित करने वाले आश्रय और परिणाम गुण नहीं हैं, ये ही अनुभूति के विषय हैं।
अनुभूति पर प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर है। अनुभूति मन की पहली प्रक्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। अतः सिद्धांत पंथों के संबंध में जो आनंदानुभव करने की बातें हैं, जो अच्छी लगने की बातें हैं, वे पथिकों में तथा उसके चारों ओर पाई जाएगी। सतपथ के दीपक उन्हीं के हाथ में हैं, या वे ही सतपथ के दीपक हैं। सतोन्मुख प्राणियों के लिए ऐसे पथिकों के सामीप्य लाभ की कल्पना करना स्वाभाविक ही है। तो गाइज, हम इसके प्रश्न की तरफ चलते हैं और इसका जो 46 नंबर का प्रश्न है वो है, मनुष्य सात्विक शील की ओर आप ही आप आकर्षित होता है, कब होता है? तो ऑप्शन ए है जब शील की विभूतियों के अनंत रूपों पर मोहित होता है। ऑप्शन बी है शून्य सिद्धांत वाक्यों को सुनकर। ऑप्शन सी है जब वह काव्य गुणों को पढ़ता है। ऑप्शन डी है निश्चयात्मक बुद्धि का जब उदय होता है। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब मनुष्य शील की विभूतियों के अनंत रूप में मोहित होता है तब वह सात्विक शील की ओर अपने आप ही आकर्षित होता है। प्रश्न संख्या 47 है, प्रवृत्ति और निवृत्ति किस पर निर्भर है? ऑप्शन ए है कविता के आस्वादन पर। ऑप्शन बी है कविता के गुणों पर। और ऑप्शन सी है अनुभूति पर। ऑप्शन डी है महात्माओं के आचरण पर। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अनुभूति पर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति निर्भर रहती है। अनुभूति मन की पहली प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, मन की दूसरी क्रिया क्या है? ऑप्शन ए है अनुभूति, सौंदर्य, प्रत्यक्षानुभूति, संकल्प विकल्प। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, संकल्प विकल्प मन की दूसरी क्रिया है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है और संकल्प विकल्प मन की दूसरी क्रिया है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग मनोरंजनकारी कब लगते हैं? ऑप्शन ए है निश्चयात्मक बुद्धि के अभाव में। ऑप्शन बी है सिद्धांतकारी वाक्यों को सुनकर। ऑप्शन सी है जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। और ऑप्शन डी है सतोन्मुख प्राणियों के वचन सुनकर। तो गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्यक्ति संबंधहीन सिद्धांत मार्ग प्रवर्तक मन को अव्यक्त रहते हैं, वे मनोरंजनकारी तभी लगते हैं जब वे किसी व्यक्ति के जीवन क्रम के रूप में देखे जाते हैं। और गाइस, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। तो गाइस, प्रश्न है हमारा कि मानव जीवन के बीच हम किस सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं? ऑप्शन ए है संकल्प विकल्प का। ऑप्शन बी सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों का। ऑप्शन सी बच्चों को अच्छे अच्छे सिद्धांत वाक्य सुनाने का। और ऑप्शन डी है गुण कथन का। तो गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव जीवन के बीच हम सिद्धांत वाक्यों में निहित बातों के सौंदर्य का विकास देखना चाहते हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, लाइक करना न भूलिएगा। धन्यवाद।